ट्रंप का दौरे चीन है और बड़े पैगामात इस वक्त मिल रहे हैं, कुछ डिप्लोमेटिक मैसेजेस देखे जा रहे हैं। जो चीनी सदर थे वो बड़े गर्मजोशी के मिले हाथ जिस तरह उन्होंने मिलाया। अमेरिका को काफ़ी परेशानी का सामना है क्योंकि बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो सिर्फ चाइना में ही मिलते हैं। ट्रम्प की एक आदत है कि वो जिससे काम करवाना चाहता है उसकी वो तारीफ बड़ी करता है। आपको पता है कि जी ये तो जी। आउटस्टैंडिंग मैन है, जी ये तो ये है, फलाना है। तो जब उसको अपना मकसद निकालना होता है तो वो वर्बोसिटी में इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा। अब चाइना जो है वो साफ ज़ाहिर है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है और ईरान चाइना का बहुत सारा तेल जो है वो ईरान ही से आता है। तो चाइना चाहेगा कि ये जंग खत्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। चीन की जानिब से कुछ खामोश सिफारती पैगामात दिए गए हैं, उनके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, स्टेटमेंट्स कुछ और कह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस विजिट में कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इस विजिट के बाद नाज़रीन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तब्दील होगी या फिर नहीं, ईरान और अमरीका के माबैन जंग का फैसला होगा या फिर नहीं, ये वो सवालात हैं जो कि इस वक्त उठाए जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यूएई के हवाले से भी इस वक्त जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी ज़ेर गर्दिश हैं। जब इजरायली ऑफिस की जानिब से, वज़ीर आज़म के ऑफिस की जानिब से एक स्टेटमेंट दी जाती है कि ईरान और इसराइल के माबैन जंग में नेतन्याहू को होस्ट किया जाता है यूएई के अंदर, उससे भी मुस्लिम उम्मा के अंदर एक नई तशवीश की लहर दौड़ उठी है। उस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, ट्रंप का दौरे चीन है और बड़े पैगामात इस वक्त मिल रहे हैं, कुछ डिप्लोमेटिक मैसेजेस देखे जा रहे हैं, खामोश सिफारती पैगामात। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को विजिट करने के लिए चीनी सदर एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थे। क्या समझते हैं कितना बड़ा ये पैगाम था? नहीं, असल में ना हर मुल्क का एक प्रोटोकॉल होता है। नॉर्मली हम्म। ये देखा गया है कि जो वजीर मुमलिकत होते हैं या जो डिप्यूट किए जाते हैं वो डिग्नेटरी को रिसीव करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देनी हो तो फिर ये होता है कि जी ये आप प्रेसिडेंट खुद चल के, अदरवाइज प्रेसिडेंट उसी जगह पे मुलाकात करते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात तय होती है। जैसे ये देखिए, आपने एक जगह थी जहाँ पे उनको जो चीनी सदर थे वो बड़े गर्मजोशी के मिले हाथ जिस तरह उन्होंने मिलाया। तो उस चीज को मैं किसी तरह आई डोंट सी इट, बिकॉज वो एक प्रोटोकॉल प्रोसीजर है। हर मुल्क का अपना प्रोसीजर होता है। नॉर्मली हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो कोई बहुत ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी को कोई अगर वो देना चाहें तो जाता है। अदरवाइज उसको जो प्रेसिडेंट हाउस में या जो मीटिंग प्लेस आप तय करते हैं वहाँ पे वो मुलाकात होती है। तो मेरा ख्याल जिस तरह उनको रिसीव किया गया और जिस तरह उनका डेलीगेशन बैठा है और जो बातचीत हुई है उसमें जहाँ तक रिसेप्शन का ताल्लुक है वो तो चीन ने उनकी अपना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एक्नॉलेज किया है। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं। सर, ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो अमेरिका पर तनकीद भी की जा रही है, ट्रंप पर बड़ी तनकीद की जा रही है, क्योंकि ट्रंप अपने साथ वफद में वो जो अमरीकी अवाम की नुमाइंदगी थी उन्होंने बहुत कम रखी है और 17 सीईओज़ को अपने साथ लेकर गए हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतनी हमें नज़र नहीं आई। 17 एप्पल के सीईओ गए हैं, नेविडिया के सीईओ गए हैं, स्पेस एक्स और एलॉन मस्क जो है उनके सीईओ वो गए हुए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी, इससे एक चीज नजर आती है कि ट्रम्प जो है वो जो बाकी जो तनाज़ात हैं जो उसने इम्प्रेशन देने की कोशिश की है, जैसे स्टेट ऑफ हार्मस का तनाज़ा है या जैसे जहाँ पर उन्होंने ब्लॉकेट लगाया उसका तनाज़ा है, या ईरान के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है और जो उनके साथ डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हो रही हैं। और मार्को रूबियो का भी बयान आया, या अभी ये बयान आया कि जी ईरान की तरफ से प्रपोजल्स भी आई हैं। और फिर ये भी कहा गया कि जी हम वहाँ से, अभी जेडी वैंस का भी बयान आया, साइमल्टेनियसली ये बयान आ रहे हैं ट्रम्प के अमेरिका में होते हुए कि जी हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो रही है। लेकिन ट्रम्प ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है मेरी नज़र में, ही इज़ नॉट सीरियस टू सेटल दीज थिंग्स, टू टॉक दीज थिंग्स विद चाइनीज। और वो ज़्यादा जो है वो फोकस करना चाहता है ट्रेड पे। और वो फोकस करना चाहता है कि जी बायलैटरल ट्रेड कोऑपरेशन जो है बिटवीन अमेरिका और चाइना वो बढ़े, कोई एमओयू साइन हो। क्योंकि चाइना ने, आपको पता है कि पाबंदी लगाई हुई है कि चाइना जो है उसने कहा कि जो मिनरल्स हैं, अब रेयर अर्थ मिनरल्स हैं
वो चाइना को, वो अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करने हैं, वो अमेरिकन को नहीं भेजने हैं, वो नहीं देने हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसे रेयर अर्थ मिनरल जो इस्तेमाल होते हैं दिफाई प्रोडक्ट्स, रिफाइड मिनरल्स में, मिसाइल्स में, और बहुत सारी चीज़ों में, टेलीफोन चिप्स में, आपके एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट एविएशन सिस्टम में। तो वो उन्होंने पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी परेशानी का सामना है, क्योंकि बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो सिर्फ चाइनीज ही में मिलते हैं, जैसे चाइना में ही मिलते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर उसने कहा कि हम एप्पल की कोई सैंक्शन करें, एप्पल की कोई साइन करें, बाकी चीज़ें करें। लेकिन जो अभी मैं शी जिनपिंग की तरफ से जो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बाहमी हम्म। तनाज़ात जो है उनको सेटल करने पर जोर दिया। ट्रम्प की एक आदत है कि वो जिससे काम करवाना चाहता है उसकी वो तारीफ बड़ी करता है, आपको पता है कि ये तो जी। आउटस्टैंडिंग मैन है जी, ये तो ये है, फलाना है। तो जब उसको अपना मकसद निकालना होता है तो वो वर्बोसिटी में इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने वो वर्बोसिटी जो है वो चाइना की तरफ से नहीं देखी। चाइना ने बड़ा स्ट्रेट और टू द पॉइंट बात की है कि जी अमेरिका और ईरान, अमेरिका और चाइना दो बड़ी मुल्क थे और उन्हें अपने आप को इक्वालिटी की बेसिस पे ट्रीट किया है कि हम और चाइना, हम्म। चाइना और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं और उनको दुनिया में वसाइल हल करने हैं और दुनिया के अंदर ये तनाज़ात को ख़त्म होना चाहिए और एक बेहतर दुनिया को जो है उसकी सूरत में हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ये जो अमेरिका है वो तनाज़ात को हल करने के लिए इतना सीरियस नहीं दिखाई दे रहा डोनाल्ड ट्रंप, तो इस इम्पोर्टेंट विजिट के बाद क्या आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका के माबैन कोई बर्फ पिघल सकेगी या फिर जंग मजीद प्रोलॉन्ग होगी? जंग जो है वो तो उसने प्रेशर दिया है कि इट इज रिलेटेड बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। अब चाइना जो है वो साफ जाहिर है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है और ईरान, चाइना का बहुत सारा तेल जो है वो ईरान ही से आता है, तो चाइना चाहेगा कि ये जंग खत्म हो। तो मेरा हम्म। ख्याल है जो नेगोशिएशन के अंदर इस चीज के ऊपर भी जरूर बात हुई, जब चाइना ने कहा ना कि इलाकाई तनाजात को हल करने में अमेरिका और चाइना दोनों बड़ी ताकतें हैं और वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं और दुनिया को इस किस्म के तनाजात से पाक होना चाहिए ताकि आप एक स्टेबिलिटी की तरफ और बेहतर जो माहौल है और बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसकी तरफ बढ़ सके। तो मेरा ख्याल वो बातचीत जरूर चाइना की होगी और चाइना फिर उसके बाद ईरान से भी बात करे, लेकिन अभी तक की जो मुलाकात है उसके अंदर जो चीजें हुई हैं वो उसमें कोई ट्रेड के ऊपर भी कोई स्टेटमेंट चाइना की तरफ से मुझे निकलती नजर नहीं आई है। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो अपनी तकरीर की है उसमें सारा उसने ट्रेड फोकस रखा है कि जी, और फिर उसने जो कुछ कहा कि जी मैं तो अपने घर वालों को भी बताता हूँ और अपनी कैबिनेट को भी बताता हूँ, जी जिनपिंग बहुत बड़े, चाइनीज प्रेसिडेंट बहुत बड़े आदमी हैं और ये हैं। तो वो जो उसका एक तरीका वतीरा है, जो तरीकाकार है कि जब मोदी से काम निकालना था तो उसको बड़ी तारीफ की कि मोदी में जब वोट लेने थे, फिर पाकिस्तान से काम निकालना है तो वो भी आप देख रहे हैं। तो वो अब चाइना में उनसे यही टैक्टिस रिपीट की है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट हो जिसके अंदर से जो आप बात कर रहे हैं कि जी किस तरह जो है वो चीज़ें कंट्रोल होती हैं या किस तरह अपना तनाज़ात पे जो असल तनाज़ा उस पर बात होती है, वो फिर अब देखते हैं कि अच्छा सर, एक जॉइंट स्टेटमेंट आबनाए हरमस के हवाले से भी अभी हम देख रहे हैं क्या ये कि आबनाए हरमस पर दोनों का इत्तेफाक हो चुके, चीन और अमेरिका का, कि कोई टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। जी नहीं आयद होना चाहिए। वो तो मैंने आपसे अर्ज किया था पहले भी कि है तो वो अबनाए हरमस आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ ईरान और ओमान, क्योंकि 21 किलोमीटर 21 नॉटिकल माइल्स का इलाका है और 20 नॉटिकल माइल जो होता है वो कॉन्टिनेंट में शेल्फ या किसी स्टेट की पानी की जो जहाँ से सी गुजर रहा हो या रिवर गुजर रहा हो उसकी टेरिटरी तस्वुर किया जाता है। तो उसके लेकिन एक उसके साथ एक और क्लॉज भी है कि जो ये स्टेट्स हैं, जैसे मलाका स्टेट है, स्टेट ऑफ ये दे आर काउंटेड एज इंटरनेशनल वाटर और इसके अंदर आप फ्री पैसेज की इजाज़त देते हैं जो कमर्शियल शिप लाइनर उधर से गुजर रहे होते हैं। तो वो टैक्स का मुझे लगा था कि वो ईरान कह तो रहा है, लेकिन दैट विल नॉट बी सपोर्टेड, क्योंकि आपको कल भी पता चला कि 34-35 मुल्कों का एक फ्लोटीला है जो स्टेट ऑफ होमस की तरफ आया है, एक आर्मडा है जिसमें बरतानिया के भी जहाज हैं, चाइना के भी जहाज हैं, अपना सॉरी जर्मनी के भी जहाज हैं, इंडिया के भी जहाज हैं और वो आए हैं अपना हॉर्मस को खुलवाने के लिए। लेकिन उन 112 मुल्कों ने वो करारदाद पास की थी, बट उसके अंदर जिस लॉज में करारदाद पास हुई थी गलत चैप्टर 6 में उतना फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते उसमें। आप सिर्फ उनको जो है वो मजबूर कर सकते हैं कि वो जो है उस चीज़ को
जो है वो बाय मीन्स ऑफ पीस या बाय मीन्स ऑफ पोस्चरिंग आप ये मैसेज दें कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलें, तो वो जो है डेवलपमेंट। अब उसमें जो चाइना और अमेरिका भी ये कहते हैं कि अगर वहां पे टैक्स नहीं लग रहे तो फिर नहीं लगेगा, ईरान फिर को विड्रॉ करना पड़ेगा। सर चाइना आपको क्या लगता है कोई डील कर सकता है, कामयाब हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि चीन का तकरीबन मोस्टली जो तेल है वो भी आबनाए हरमस पर से गुजर कर आता है, और इतने दिनों से जो आबनाए हरमस की ब्लॉकेड है उसका चीन के ऊपर भी असर हो रहा होगा। तो डोंट यू थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि कोई ऑफर या फिर कोई डील हो अमेरिका के साथ, या फिर ईरान को भी लूप में लेकर कोई फैसला लिया जाए आबनाए हरमस के हवाले से, ताकि पेट्रोल की कीमतें ये जो ग्लोबल मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इसको भी कंट्रोल किया जाए? होना तो चाहिए। मैं भी आई एम वेटिंग फॉर इट। अभी तक मुझे वहां से कोई ऐसी, आपने भी पढ़ा, आपने भी फॉलो किया होगा, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। फिलहाल अब आप एमएस के हिसाब से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है दोनों पार्टी से, लेकिन चाइना को, क्योंकि चाइना का कंसर्न है, तो आई एम श्योर इसके ऊपर बातचीत होगी। अगर वो ये कह रहे हैं कि चाइना अभी कि वहाँ पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, तो इससे आगे भी कोई बातचीत जरूर चलेगी। बट सिट आई पर्सनली फील कि अभी तक कोई इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, जो मैंने कोई आधा घंटे पहले तक जो चेक की थी। अगर कोई इसके ऊपर बातचीत हुई तो नेचुरली वो उसके मिनट्स लीक किए और बताए जाएंगे, तो फिर हम देख सकते हैं। लेकिन चाइना को बात करनी चाहिए, और उसमें अगर कोई इफ्स एंड बट प्लस एंड माइनसेस हैं, तो चाइना को वो ईरान से भी बात करनी चाहिए कि भाई छोड़ो इसको, बाकी चीज़ों पे, और कोई ऐसा लाएमल तय हो जाए कि आपके पहली फेज में ये स्टेट खुल जाए, उसके बाद बाकी जो मुज़ाकरात है चाइना की जो न्यूक्लियर से, बाकी वो सेकंड फेज में मुज़ाकरात चल पड़े, ताकि दुनिया को जो मीशत के ऊपर जो असरात हुए हैं और जो तबाही हो रही है उससे तो कम से कम छुटकारा मिल सके। अच्छा सर, अभी आपने मार्को रूबियो का भी जिक्र किया था, तो वो मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट आई है कि अमेरिका चाहता है खलीज के मामले पर जो मौक़िफ़ है वो बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले, तो क्या लगता है आपको कि चीन ईरान पर दबाव डाल पाएगा, या फिर खलीज के हवाले से जो नैरेटिव की तब्दीली चाह रहे हैं अमेरिका, अमरीकी जो काबीना है या फिर अमरीकी सदर जो चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकेगा? पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपको? अब देखिए, एक सुपर पावर की बेबसी देखिए। हम्म। जो हम कहते हैं ना, अमेरिका का एज ए सुपर पावर जो इमेज है वो डेंट हो गया है। अब उनकी जी। बेबसी देखिए कि वो, मतलब है, मिनते तरलों पे उतर आए, खुद कुछ नहीं कर सके। खुद अमेरिका फेल हो गया, अमेरिका हैज बीन डिफीटेड वेरी बैडली। अब वो मार्को रूबियो या ट्रम्प चाइना की मिन्नतें करते हैं कि खुदा दे वास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। उन्होंने नाका लगाया था, जो वो किया था वो क्या, वो ये भी कह रहा था मार्को रूबियो कि जी चाइना के भी जहाज जो है वो अपना हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, तो चाइना दबाव डाले। आपके दबाव से तो खुले नहीं, तो किधर गया वो अमेरिका जो डीगे मारता था, वो ट्रम्प जो कंपल्सिव लायर है, जो करेक्टरलेस आदमी है, जो वो डीगे मारता था कि जी मैं तो यूक्रेन की जंग 2 दिन में रुका दूंगा। तो पुतिन ने कहा कि यार रास्ता फाड़ अपना, समझे ना, अब मेरी जब मर्जी होगी जब मैं जंग रोकूंगा। अब ईरान ने भी इधर कह दिया कि यार नॉट मैस विद अस, वी आर नॉट गोइंग टू ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब वो मिनते तरलों पे उतर आए हैं, खुशामदों पे उतर आए हैं, तारीफों पे उतर आए हैं। अब चाइना की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के पहले यूरोप के जो ममालिक थे उनको कहा था कि हमारे साथ शामिल हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उन्होंने कहा जी जाओ अपना अपना काम करो, असली शामिल हो जाए, हम इस जंग का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। अब वो मिलते तरले कर रहे हैं, खुशामदे कर रहे हैं उसकी, चाइना की। तो चाइना, मैंने आपसे यह किया ना कि अगर कोई डेवलपमेंट होगी, बातचीत होगी, तो मुझे आपको पता चलेगी, प्रेस के थ्रू आएगी, और चाइना शुड टॉक, एंड आई थिंक चाइना वुड टॉक। बट लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल वर्जन ऑफ फ्रॉम चाइना। अच्छा सर, ये जो खलीज के हवाले से मौक़िफ़ बदलने की बात की जा रही है, तो फिर आपको क्या लगता है कि मौक़िफ़ बदल पाएंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे, जब इजरायली वज़ीर आज़म के ऑफिस की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती है कि ईरान और इसराइल के माबैन जंग में नेतन्याहू यूएई का दौरा करते हैं और यूएई नेतन्याहू को होस्ट करते हैं? नहीं तो यूएई का तो बात ही ना करें, उसने तो मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो गद्दार, मुसलमानों का गद्दार है नेतन्याहू, वो जो यूएई है। उसने सिर्फ यही नहीं किया, उसने और भी मुसलमानों को, मैंने आपको बताया, वो उसने एक गजा के अंदर एक इमारती रेड क्रॉस टीम भेजी थी, जिसका बेसिक मकसद था कि जो लोग बेचारे जख्मी हो गए हैं वहाँ पे उनको कोई प्रोटेक्शन, उनको कोई जो है वो मेडिकल एड प्रोवाइड करती रहे। वो उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करने के बजाय वो मुसाइद के लिए जासूसी कर रही थी। तो अब अल्लाह। आप मुझे बताएं, जब जिस मुल्क का ये रोल, और वो पूरे का पूरा जाके इसराइल की गोद में बैठा हुआ है, वहां पे वो जो है
उनसे वो जो है फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी आपको पता चला, कहा गया कि जी उसको उन्होंने वो आयरन डोम भेज दिया। वो नेतन्याहू का चमचा बना हुआ है, उसकी वो प्रॉक्सी बना हुआ है। इतनी बड़े मुल्क है, इतना बड़ी तेल की ताकत है, बट वो यहूदियों की प्रॉक्सी है। वो ज़ियोनिस्ट हो गया। ही इज एज दहशतगर्द एज नेतन्याहू इज, एमबीजी जिसकी आप बात करते हैं। और वो आपने उसने सिर्फ यही नहीं किया, उसने बहुत सारे अपना इसके यहूदियों के साथ मिलके, नेतन्याहू के साथ मिलके, ज़ियोनिस्ट के साथ मिलके बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हैं उसने, फॉल्स फ्लैग अटैक्स किए होते। उसने वहां उसकी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, उसके बेसिस यूज हुए हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके डाटा सेंटर इस्तेमाल हुए यूएई में, जो जो जिनको इस्तेमाल किया गया है बाई मुसैद। मुसैद ने उसके डाटा सेंटर इस्तेमाल किए हैं ईरान के बारे में अपना इंफॉर्मेशन करें। इसने मूसी के खिलाफ, जो मोर्सी के खिलाफ जो इजिप्ट में जो प्रोटेस्ट होते हैं, उसको इस शख्स ने स्पॉन्सर किया। उसके बाद इसने बहुत सारे, आपको याद है वो एसटीसी जो एक दहशतगर्द तहरीक है, और जो यमन में प्रेसिडेंशियल काउंसिल को सपोर्ट करता है, यूएई अपना सऊदी अरब जो लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, और एसटीसी जो है उसको हार्बर करता है, उसको हथियार देता है, उसको पैसे देता है इसराइल और नेतन्याहू। तो इसने उसके साथ मिलके उनको हथियार पहुंचाए हैं एसटीसी को। और फिर उसके ऊपर आपको याद हो जहाज के ऊपर बमबारी की थी, अपना बॉम्ब किया था उसको। सऊदी सऊदी अरब के इंटरेस्ट, उनकी सऊदी अरब की पीठ पे छुरा घोंपता रहा है। और इसके साथ साथ अपना उसने जो है ना, अबू धाबी ने वो एक सेशनिस्ट एक्सेस बनाया हुआ है यहूदियों के साथ मिलके, इसराइल के साथ मिलके, नेतन्याहू के साथ मिलके। डेविड बर्नी है जो मुसाद का चीफ है, वो इसका उसके साथ मिलके इसने एक ऐसा एक्सेस बनाया हुआ है जिनको इसने आर्म किया। और इवन सिविल वॉर लिबिया में जो हुई थी, उसमें भी कहा फुटप्रिंट आते हैं कि यूएई की फुटप्रिंट उसके अंदर मिल रहे हैं। तो ये जितनी मर्सनरी पावर है ना, जितने ये मर्सनरीज हैं, इन सबको ये शख्स स्पॉन्सर कर रहा है, जो जाके मुख्तलिफ ममालिक, सूडान में देख लें वो जो। तो इसका तो बात ही ना करें। नेतन्याहू यहाँ आया होगा, ये इसराइल की स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट करना चाहता है इस खित्ते में। और वहां पे अगर इसलिए वैसे तो इस वो जो पूरी जो, अगर आप चीज को देखें तो उसमें एक वेज क्रिएट करने चाहता था इसराइल बिटवीन द मिडल ईस्ट। और वो वेज क्रिएट हो गया इन शेप ऑफ यूएई, जो जाके जॉनिस्ट यहूदियत की है, जो जॉनिज्म दहशतगर्द हैं, उनकी पॉलिसीज को, उनकी स्ट्रेटेजी को स्पॉन्सर कर रहा है। इसीलिए ओपैक से निकला और ओपैक प्लस से निकला है। तो उसका तो रोल बहुत ही गंदा रोल है, उसके बारे में क्या बात करेंगे। अब चूंकि इसराइल की ऑफिशियल मीडिया से, एक्स से, ये कहा गया कि नेतन्याहू आया, तो वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ से यूएई की ताल्लुक है, आपको पता है वहां तो मीडिया इतना कंट्रोल है, और उसको इतना गैग किया हुआ है मीडिया को कि वो बोल ही नहीं सकते। हाँ, हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं उसको, बट आई थिंक इसराइल की खबर जो है वो ठीक है, और जो ये यूएई का मीडिया कह रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। तो सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे, वहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि वो बिल्कुल एक फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहा है, तो ईरान की जानिब से भी जो रिस्पांस देने का कहा गया, और ईरान ने ये भी कहा कि हम पहले से जानते थे, तो अब क्या वो ईरान के जो हमले थे वो जस्टिफाई हो चुके हैं, और मुस्तकबिल में ईरान कोई स्टेप्स या एक्शंस लेगा यूएई के खिलाफ? बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर यूए की जमीन इस्तेमाल हो सकती है, होती है यहूदियों के एम को बढ़ाने के लिए, ज़ियोनिज़्म के एम, मैं यहूदी की बात नहीं करता, मैं ज़ियोनिस्ट की बात करता हूँ, जो दहशतगर्द है। जो भी उनके साथ मिलेगा वो खुद भी दहशतगर्द होगा, क्योंकि चोर चोर के साथ मिल सकता है, डाकू डाकू के साथ मिलता है, शरीफ आदमी के साथ मिलता है, एक दहशतगर्द के साथ मिलता है, क्योंकि वो उसकी स्ट्रैटेजी को और उसकी चीजों को आगे फॉलो लेके आगे चलता है। तो वो आपको साफ नजर आ रहा है। जो मर्सिनरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन्होंने एसटीसी को हथियार दे के भेजे सऊदी अरब के खिलाफ लड़ाने के लिए, यमन के खिलाफ लड़ाने के लिए, तो उसमें आपको कोई शक तो नहीं। और फिर ये असल में ये ग्रेटर इसराइल की मदद कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे यूएई में ये वो शैतान याहू के साथ जाके बैठता है, और वो शैतान याहू आता है मार्च मार्च की बात, 9 मार्च का डेट दी जा रही है जब वो आया था, उसने विजिट किया था। जिसका मतलब है कि जो ग्रेटर इसराइल का एक पिलर है, एक फुट होल्ड है, वो तो फिर कायम हो गया है ना। और ग्रेटर इसराइल में यही है कि उन्होंने यूएई को भी लेना था, और कहते हैं सऊदी अरब भी और बहरीन भी और कुवैत भी, और वो भी उसमें शामिल है। तो वो एक उसका कदम जो है वो तो जम गया फिर ग्रेटर इसराइल का। वो सिर्फ इसराइल नहीं जमा, वो ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट और जो झंडा है
उसका कदम जम गया यूएई के अंदर, और वो मुसलमानों को आने वाले दिनों में उनकी पीठ में वो छुरा घोंपेगा, वो मुसलमानों को और मुसलमानों के कौम को नुकसान पहुंचाएगा, जिसका जिम्मेदार एमबीजी और इस किस्म के लोग होंगे जो यूएई के अंदर इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं। ये मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, दीगर खलीजी ममालिक का अब क्या रोल होना चाहिए? जिस तरीके से यूएई ने जो स्टेप लिया है, अब उस स्टेप से तो दीगर खलीजी ममालिक को भी अब खतरा हो गया, क्योंकि उनके बीच में एक इसराइल का फ्रंट मैन मौजूद है। दीगर इजरायली ममालों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे ओमान के जो सरबराह हैं उन्होंने उससे हाथ में लाने से इनकार कर दिया था। अगर आपने उसे सोशल मीडिया के ऊपर देखी हो, मैंने खुद तो नहीं देखा, but I seen it on social media. He refused to shake hand with him, which is a great insult. कि जी आप जो उसने यूनियन ने इसीलिए नहीं हाथ मिलाया ना कि आप जॉनस जॉनस सऊदियों के साथ मिले हुए हो, तो मैं आपसे हाथ क्यों मिलाऊं? इसलिए तो मैं आप कह रहा हूँ कि मुसलमानों की एन सेंटर में एक गद्दारों का एक टोला है जो मुसलमानों के एन सेंटर में आके बैठ गया है, और वो सपोर्ट कर रहा है जियोनिस्ट को और उनकी लॉबी को। तो बाकी खलीजी ममालिक को कॉशन होना चाहिए इस बात से कि आप उस एजेंडे को ना लेके चले जिससे ग्रेटर इसराइल का बनना आसान है। ठीक है, आप उस एजेंडे को लेकर ना चले जिससे ग्रेटर इसराइल का एजेंडा जो है वो मजबूत हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।